जब पूरी दुनिया देख रही हो तो एक हाई वैल्यू टारगेट को कैसे पकड़ते हैं? इसके लिए चाहिए एक मास्टर क्लास डिसेप्शन प्लान। CIA ने एक बिल्डिंग को चारा बनाया। उन्होंने आसमान में 150 एयरक्राफ्ट्स भेज दिए ताकि उनका शोर डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स की आहट को छुपा सके। सिर्फ 35 सेकंड्स में उन्होंने पूरे पेरीमीटर को दिन की तरह रोशन कर दिया। जब तक धूल बैठी, हेलीकॉप्टर्स लैंड कर चुके थे और मदुरो गायब था। हम ये भी देखेंगे कि कैसे यूएस ने F-35 जेट्स और नेवी का यूज करके एक बड़ा हमला किया। ये सब आज की वीडियो में। रात के घने अंधेरे में कराकस की बत्ती गुल हो गई। सुबह के 5 बजते बजते वेनेजुएला का प्रेसिडेंट गायब हो चुका था। लेकिन यूएस ने ये डिसेप्शन गेम कैसे खेला? जब पूरी दुनिया का ध्यान कैरिबियन में खड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर था, जमीन पर एक शैडो वॉर लड़ी जा रही थी। ये कोई इन्वेजन नहीं था, ये एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन था। अब हमारे पास वो डीक्लासिफाइड टाइमलाइन है कि कैसे यूएस फोर्सेस ने काराकस के दिल में घुसकर निकोलस मदुरो को बाहर निकाला। शुरू करते हैं स्टेप 1 से, द सेटअप। ये सब एक रात में नहीं हुआ। महीनों से यूएस ने वेनेजुएला के समुद्री रास्ते बंद कर रखे थे। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस ग्रुप्स तट पर खड़े थे। बहाना साफ था, यूएस ने वेनेजुएलन गवर्नमेंट को नार्को टेररिस्ट स्टेट घोषित कर दिया था। लेकिन जब नेवी तट पर दबाव बना रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी सिर्फ एक आदमी को ट्रैक कर रही थी। वो एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे जब मदुरो एक जगह रुका हो और कमजोर हो। स्टेप 2, द स्ट्राइक। ये ठीक रात के 2 बजे शुरू हुआ। ऊपर आसमान में F-35 स्टेल्थ फाइटर्स ने दुश्मन की लाइंस में छेद कर दिया। उन्होंने रशियन S-300 मिसाइल्स जैसे एंटी एयर डिफेंसेस को बेकार कर दिया, जो टारगेट के आसपास तैनात थे। आसमान साफ होते ही डेल्टा फोर्स हेलीकॉप्टर्स के लिए रास्ता खुल गया। यहां असली चाल शुरू हुई। जैसे ही हेलीकॉप्टर्स उड़े, जेट्स ने मेन मिलिट्री बेस फोर्ट टूना और ला कार्लोटा एयरबेस पर हमला बोल दिया। जमीन से रिपोर्ट आई कि हर तरफ धमाके हो रहे हैं और कम्युनिकेशन ठप पड़ गया है। ये अफरा तफरी मकसद नहीं, बस एक कवर था। लेकिन ये रेड आखिर हुई कैसे? इसके लिए हमें देखना होगा स्टेप 3। अंधेरे और केओस का फायदा उठाते हुए टियर 1 ऑपरेटर्स ने अपना काम शुरू किया। लेकिन इस मिशन के लिए कौन सी यूनिट चुनी गई थी? ये थी डेल्टा फोर्स, यूएस मिलिट्री की सबसे एलीट और सीक्रेटिव स्पेशल फोर्सेस यूनिट। काराकस के लोगों ने देखा कि एयरक्राफ्ट्स बिल्कुल नीचे छतों को छूते हुए उड़ रहे थे ताकि रेडार उन्हें पकड़ न सके। टीम ने फोर्ट टूना कॉम्प्लेक्स के अंदर एक सेफ हाउस को ब्रीच किया। वेनेजुएलन प्रेसिडेंशियल गार्ड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की कवर फायर के आगे वो टिक नहीं पाए। ऑपरेटर्स सर्जिकल स्पीड से आगे बढ़े और अलग अलग पॉइंट्स पर लैंड किया। लेकिन पकड़ा कैसे? इसके लिए देखते हैं स्टेप 4। स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स टारगेट के ऊपर मंडरा रहे थे ताकि टीम को उतार सके। जब अटैक हेलीकॉप्टर्स दुश्मन को दबा रहे थे, डेल्टा फोर्स ने नीचे उतरकर हाई वैल्यू टारगेट को ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे ढूंढा कैसे? बहुत सिंपल। CIA ने निकोलस मदुरो के क्लोज सर्कल में अपना एक स्पाई लगा रखा था। यूएस में डेल्टा फोर्स ने उस सेफ हाउस का एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया था और आंखें बंद करके भी रेड करने की प्रैक्टिस की थी। ऑपरेटर्स इतनी तेजी से कमरे में घुसे कि सिक्योरिटी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। फ्लैश ग्रेनेड्स ने गार्ड्स को अंधा कर दिया और ब्लो टॉर्च से दरवाजे काट दिए गए। मदुरो सदमे में वहीं जम गया जब डेल्टा फोर्स ने कंपाउंड ब्रीच किया। निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ सीलिया फ्लोरेस को सिक्योर कर लिया गया। यहां कोई बातचीत नहीं हुई। उन्हें डिटेन किया गया और तुरंत एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर ले जाया गया। ये एयरक्राफ्ट्स बिल्डिंग से लोगों को उठाने और हवा में ही फ्यूल भरने के लिए बने हैं। कुछ ही मिनटों में वो हवा में थे। वेनेजुएला का एयर स्पेस छोड़कर कैरिबियन में एक सिक्योर फ्लोटिंग बेस की तरफ बढ़ गए। ऑपरेशन सदर्न स्पीयर ने रातों रात साउथ अमेरिका का नक्शा बदल दिया। लेकिन रुकिए, एक्सट्रैक्शन के बाद खबर आई कि F-35 जेट्स ने इस हमले को लीड किया था। हम देखेंगे कि यूएस ने F-16 की जगह F-35 जेट्स का इस्तेमाल क्यों किया। क्योंकि वेनेजुएला का डिफेंस सिस्टम काफी एडवांस्ड है। वहां रशियन S-300 मिसाइल सिस्टम्स, चाइनीज रेडार्स और बॉर्डर पर शाहेद ड्रोन्स तैनात है। ये माहौल पुराने F-16 के लिए बहुत खतरनाक है। जैसा बताया गया, वहां 150 एयरक्राफ्ट्स और 8 यूएस डिस्ट्रॉयर्स तैनात थे। ये किसी भी मॉडर्न मिलिट्री के एयर डिफेंस को तोड़ने की ताकत रखते हैं।
ये साफ सिग्नल था कि जरूरत पड़ने पर वो पूरे वेनेजुएलन नेटवर्क को तबाह कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वेनेजुएला की एयरफोर्स उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। 2025 तक वेनेजुएला के पास रशिया के दिए हुए करीब 21 सुखोई Su-30 फाइटर्स हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ पुराने F-16 फैल्कन्स भी हैं। लेकिन यूएस सैंक्शंस की वजह से इन F-16s की हालत खराब है और पार्ट्स की कमी है। हालांकि उन्होंने कुछ इजरायली अपग्रेड जरूर किए हैं। वेनेजुएला को ये F-16 जेट्स 1982 में मिले थे, जब उनके यूएस के साथ अच्छे रिश्ते थे। वो पहला लैटिन अमेरिकन देश था जिसे ये जेट्स मिले थे। लेकिन आज यूएस वहां F-16 यूज नहीं करता, क्योंकि इन जेट्स में स्टेल्थ कैपेबिलिटीज नहीं है। ये S-300 और चाइनीज रेडार से बच नहीं सकते। एडवांस्ड S-300 सिस्टम्स और डेंस रेडार नेटवर्क पुराने एयरक्राफ्ट्स को दूर से ही पकड़ लेते हैं। ऐसे माहौल में F-16s भेजना मतलब खुदकुशी करने जैसा है। हम रशियन बक एयर डिफेंस सिस्टम को भी नहीं भूल सकते, जो F-16 को आसानी से गिरा सकता है। ये सिस्टम्स पूरे देश में फैले हुए हैं और मोबाइल हैं। साथ ही F-16s ड्रोन्स से भरे आसमान में कमजोर पड़ जाते हैं, खासकर ईरानियन शहीद ड्रोन्स के सामने। लेकिन F-35 के पास क्रूशल एडवांटेजेस हैं। इसका स्टेल्थ डिजाइन इसे रेडार पर दिखने नहीं देता, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसके सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेटा लिंक कैपेबिलिटीज एक साथ दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। ये रशियन और चाइनीज रेडार्स को कंफ्यूज करने में माहिर है। जब इन एयरक्राफ्ट्स ने एंटी एयर डिफेंसेस को तबाह किया, तभी CIA और स्पेशल फोर्सेस आगे बढ़ पाए। बॉर्डर पर इतने सारे दुश्मन सिस्टम्स होने का मतलब था कि सिर्फ स्टेल्थ फाइटर्स ही पहली वेव में हमला कर सकते थे। लेकिन ये जेट्स प्वेर्टो रिको से वेनेजुएला तक, जो करीब 1300 किलोमीटर दूर है, कैसे पहुंचे? F-35 हाई स्पीड पर यह दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। ये जेट्स क्लॉकवाइज घूमकर आए, क्योंकि इनकी रेंज अच्छी है। मिशन टाइम बढ़ाने के लिए हवा में फ्यूल भरने वाले टैंकर्स कैरिबियन में तैनात किए गए थे। अगर मिनटों में हमला करना हो तो यूएस एम्फिबियस शिप्स पर तैनात F-35B जेट्स तुरंत लॉन्च हो सकते हैं। कैरिबियन में खड़े इन जहाज़ों से F-35B सिर्फ 10 से 15 मिनट में टारगेट तक पहुंच सकते हैं। इनके टारगेट्स में नार्को ट्रैफिकर्स, एयर डिफेंस और कमांड सेंटर्स शामिल होते हैं। ये समुद्र से ही वेनेजुएलन मिलिट्री और क्रिमिनल्स दोनों पर हमला कर सकते हैं। असल में वेनेजुएला में F-35 की तैनाती ने मिलिट्री पावर का बैलेंस बदल दिया है। इसमें स्टेल्थ, एडवांस्ड सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कॉम्बिनेशन है, जो किसी भी डिफेंस को तोड़ सकता है। ये सिर्फ नशे के सौदागरों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि वेनेजुएलन मिलिट्री को डराने के लिए एक स्ट्रैटेजी है। ऐसी ही वीडियोस मिस ना करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।